Hello everyone, my name is Jatin and today we will start chapter 13th of class 12th maths probability. इस चैप्टर को करने से पहले मैं प्रोबेबिलिटी का मतलब आपको समझा देता हूँ. प्रोबेबिलिटी को हम निकालते कैसे हैं, क्लास 10th और 11th में आपने पढ़ रखा होगा. प्रोबेबिलिटी होता है फेवरेबल आउटकम अपॉन में टोटल आउटकम. ये सबने पढ़ रखा है. फेवरेबल आउटकम जो हमें चाहिए अपॉन में टोटल आउटकम. ठीक है, ये तो बेसिक फॉर्मूला है, सबने पढ़ रखा है. ठीक है, जिसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू एन ऑफ ई अपॉन में एन ऑफ एस कहते हैं. ठीक है, और एस यहाँ पे किसको कहते हैं, हम सैम्पल स्पेस को, जो टोटल हमारा सैम्पल है. ठीक है, जिसमें से हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं. ठीक है, जिसमें से हम अपना फेवरेबल आउटकम निकाल रहे हैं. ठीक है, जिसमें से निकाल रहे हैं उसको हम कहते हैं टोटल आउटकम या सैम्पल स्पेस, और जिसको हम निकाल रहे हैं उसको हम कहते हैं फेवरेबल आउटकम. ठीक है, एक और चीज़ ध्यान में रखो, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू ज़ीरो से ज़्यादा होगी और 1 से कम होगी. ठीक है, प्रोबेबिलिटी किसी भी आउटकम की प्रोबेबिलिटी वो 0 से ज़्यादा और 1 से कम होगी. 1 को एक्सीड नहीं करेगी, वो 1 के इक्वल भी हो सकती है. ठीक है, ओके. मान लो 1 को हम कह सकते हैं 100% एंड 0 को तो 0% ही कहेंगे एंड 50% को हम कहेंगे 1/2. ठीक है, इतनी बात आपने पढ़ी होगी छोटी क्लासेस में, क्लास 9, 10th, 11th में. ठीक है, अब क्लास 12th में जो हमारा पहला टॉपिक है वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, तो उसमें चलते हैं. व्हाट इज़ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. अब ध्यान से सुनो मेरी बात. कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में आपको एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन होगी. आपको एक इवेंट गिवन होगा, एक इवेंट हो चुका होगा और आपको दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी पहले इवेंट का ध्यान रखते हुए. दोबारा सुनो, आपको एक इवेंट हो चुका होगा, वो गिवन होगा. दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी होगी पहले इवेंट का ध्यान रखते हुए. ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी. आपको एक कंडीशन गिवन होगी. ठीक है, कि एक इवेंट पहले हो चुका है, अब आपको दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है पहले इवेंट का ध्यान रखते हुए. ठीक है, मैंने बार बार रिपीट कर लिया, अब आपके दिमाग में बैठ गई होगी. आप चाहे तो इसको नोट बना के लिख भी लो. मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ और क्लियर होगा आपको. मान लो क्वेश्चन से ही समझ लेते हैं. क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी of getting an even number in a single throw of die if it is known that a number less than 5 has already occurred. ठीक है, मान लो ये क्वेश्चन है आपका पास. ओके, ये क्वेश्चन है. आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए. ठीक है, थोड़ी बहुत इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए. आपको क्वेश्चन पढ़ना है. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई. आपको निकालना क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर. ठीक है, और इफ़ इट इज़ नोन दैट अ नंबर लेस देन 5 हैज़ ऑलरेडी अकर्ड. गिवन कंडीशन क्या है आपकी, गिवन कंडीशन है आपकी ये, आपको पता है कि अ नंबर लेस देन 5 पहले ही आ चुका है. ये कौन सा इवेंट है, जो हो चुका है, और आपको निकालना क्या है, दूसरा इवेंट कि आपको इवन नंबर मिले. ठीक है, इवन नंबर मिले. अब कैसे सॉल्व करते हैं इसको, पहले देखो. जो आपको निकालना है उसको मानो आप ई, आउटकम ई. ठीक है, इसको आप लिखोगे इवन नंबर. ठीक है, इवन नंबर. अब सिंगल थ्रो ऑफ डाई का सैम्पल स्पेस क्या होता है सबको पता है. एन ऑफ एस का क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, ये सैम्पल स्पेस होता है. ठीक है, अगर सिंगल थ्रो ऑफ डाई में यही 6 नंबर आएंगे. आपको निकालना क्या है, इवन नंबर. इवन नंबर ढूंढो इसमें से. इवन नंबर आपके पास है 2, 4 एंड 6. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर क्या हो जाएगी, एन ऑफ ई अपॉन में एन ऑफ एस, दैट इज 3 अपॉन में 6. ठीक है, 3 अपॉन में 6 हो जाएगी इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी. आपको गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन है आपके पास प्रोबेबिलिटी इवेंट एफ ले लो उसको. ठीक है, ये इवेंट एफ है, ये गिवन है. गिवन में आपके पास क्या है, इट इज़ नोन दैट अ नंबर लेस देन 5 हैज़ ऑलरेडी अकर्ड. सो एफ को हम क्या लेंगे, अ नंबर लेस देन 5. ठीक है, अ नंबर लेस देन 5 में आप क्या लोगे, 1, 2, 3, 4. ठीक है, 1, 2, 3, 4 लोगे. ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगी आपके पास, एन ऑफ एफ अपॉन एन ऑफ एस. ठीक है, एन ऑफ एफ क्या है आपके पास, 1, 2, 3, 4 ना, 4 अपॉन 6 हो जाएगी. ठीक है, ये अभी आधा क्वेश्चन ही हुआ है. अभी आप समझो
कि आपको 2 इवेंट गिवन होंगे, 2 इवेंट हैं आपके पास, 2 इवेंट के साथ आपको डील करना है। एक इवेंट हो चुका है, दूसरा इवेंट निकालना है, और दूसरा इवेंट जो निकालना है वो पहले इवेंट का ध्यान रखते हुए निकालना है। ठीक है, अब सुनो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि मेरे को क्वेश्चन मिटाना पड़ेगा, मेरे पास जगह नहीं है। ठीक है, मेरे को याद है क्वेश्चन। तो ये 2 इवेंट आपके पास हैं, एक इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, दूसरा इवेंट आपको निकालना है। ठीक है, अब जो इवेंट गिवन है ना, जो हो चुका है, उसको आप लिखोगे ऐसे नीचे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। ठीक है, ये ई क्या है, जो फाइंड करना है, अभी फाइंड नहीं किया, ये तो आपने इवन नंबर का फाइंड किया है। रुक जाओ। और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आपको नीचे लिखना है क्योंकि ये गिवन है, तो जो गिवन होगा ना उसको नीचे लिखना है। इसी फॉर्म को हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ठीक है, मतलब आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकाला है प्रोबेबिलिटी इवेंट एफ का ध्यान रखते हुए। ठीक है, इवेंट एफ का ध्यान रखते हुए। ओके, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ई है 3/6, आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ है 4/6। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कैसे निकाला था आपने, एन ऑफ ई क्या था आपका 2, 4, 6, यही था, यही 3 नंबर थे ना। और यहाँ पे एन ऑफ एफ क्या था आपके पास 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, एन ऑफ ई आपके पास था 2, 4, 6, ये 3 नंबर हो गए पूरे। ठीक है, एन ऑफ एफ आपके पास था 1, 2, 3, 4, ये 4 नंबर हो गए पूरे। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए ना, यहाँ देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए ना। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ के लिए आपको एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एन ऑफ एफ चाहिए होगा। ठीक है, देखो दोनों में कॉमन क्या है, ये पहला इवेंट है, ये दूसरा इवेंट है। ठीक है, दोनों इवेंट में कॉमन क्या है, 2 है एंड 4 है। ठीक है, 2 एंड 4 है, ये देख लो ना, 2 और 4 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2, 4 यानी 2। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा, एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में एन ऑफ एस। ठीक है, आई होप दिस विल बी विजिबल टू यू। सो ये हो जाएगा आपके पास 2/6। इतनी बात समझ में आती है आपको। ठीक है, ये देख लो यहाँ पे 2/6 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास फॉर्मूला है, तो फॉर्मूले में डाल दो, ये हो जाएगा आपका 2/6 और नीचे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आएगा क्योंकि ये गिवन कंडीशन है, ये इवेंट हो चुका है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या है आपके पास, यहाँ पे देख लो नीचे 4/6। ठीक है, 4/6 है, इसको सॉल्व करोगे 2/6, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, आंसर आ गया आपका 1/2। तो ये है आपका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का आंसर। ठीक है, ये जो इवन नंबर आपने निकाला था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो आपने निकाला था, उसमें आपने इवन नंबर की निकाल दी थी, लेकिन आपने इवेंट एफ का ध्यान नहीं रखा। आपने इवेंट एफ का ध्यान नहीं रखा। जब मैंने इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ निकाला, तब मैंने इवेंट एफ का ध्यान रखा। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन में दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक इवेंट आपको गिवन होगा, दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी होगी पहले इवेंट का ध्यान रखते हुए। ठीक है, लेकिन जब आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यहाँ पे आपने 3/6 निकाला था ना, वहाँ आपने पहले इवेंट का ध्यान नहीं रखा था, वहाँ आपने 6 भी इंक्लूड करा था। देखो ये 6, बल्कि पहला इवेंट क्या था, अ नंबर लेस देन 5 हैज़ ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, जब मैंने ध्यान रखा तब मैंने इंटरसेक्शन लगाया, यहाँ पे देखो राइट में। ठीक है, ये ओके, तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझ में आ गया आपको, तो मैं इसको मिटा देता हूँ और मैं एक एट दी एंड फॉर्मूला ही लिख देता हूँ। ये है आपका फॉर्मूला। ओके, जो इवेंट हो चुका है उसको नीचे लिखना है, जो इवेंट निकालना है उसको ऊपर लिखना है। ठीक है, इस फॉर्म में यहाँ देखो लेफ्ट में। ठीक है, और फिर ये फॉर्मूला है पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन अपॉन में जो नीचे है वो गिवन नीचे ही आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी। ठीक है, वो नीचे इसलिए आ रहा है क्योंकि वो इवेंट हो चुका है, उस इवेंट का ध्यान रखना है। ठीक है, तो इतनी बात सबको समझ में आ गई है। ओके, मान लो अगर आपको 2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती एक्स और वाई, और वाई इवेंट हो चुका होता। ठीक है, तो आप ऐसे लिखते प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन दैट वाई हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। इसका मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स गिवन दैट वाई हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। ठीक है, फॉर्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई। ठीक है, ओके, अब क्वेश्चंस में चलते हैं। एक्सरसाइज 13.1 है हमारे पास, थोड़ा और क्लियर होगा हमें। ये पहला क्वेश्चन है, गिवन दैट ई एंड एफ आर इवेंट सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आपको गिवन है, डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन है आपको 0.6, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ गिवन है आपको 0.3,
और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ भी गिवन है आपको 0.2। ठीक है, आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट इवेंट एफ हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। इसका फॉर्मूला अभी अभी आपने देखा, ये होता है, दोनों की वैल्यू आपके पास है। ठीक है, जो नीचे होगा वो ही नीचे लिखना है आपको, 0.2 अपॉन में 0.3, आंसर आ गया आपका 2/3। ओके, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, सेम इंटरसेक्शन अपॉन में जो नीचे है वो नीचे ही आएगा, 0.2 अपॉन में 0.6, दैट इज़ 1/3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं जल्दी से, ये तो ईजी क्वेश्चन था। कंप्यूट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ 0.5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ 0.32। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगाओगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, दोनों की वैल्यू आपके सामने ही है। ठीक है, ये आ गया आपका आंसर 32 अपॉन में 100 इंटू 5 इंटू 10, दिस 32 अपॉन में 50। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, ईजी क्वेश्चन था ये तो। इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ A is 0.8 and probability of B is 0.5. Probability of B, given that A has already happened, is 0.4. Find probability of A intersection B. सिंपल फॉर्मूला लगाना है आपको। अगर मैं B इंटरसेक्शन A बोलूँ या A इंटरसेक्शन B बोलूँ, बात एक ही है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A आपको गिवन है, ये इसकी वैल्यू गिवन है आपको, क्या है 0.4। ये निकालना है बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, या ए इंटरसेक्शन भी, बात एक ही है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपको गिवन है 0.8। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये उस तरफ जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 0.32। ठीक है, यही होगा आंसर। हाँ, ओके। अब सेकंड पार्ट में आपको क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैड ऑलरेडी हैपेंड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ये रही 0.32, लगाओ 0.32, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ गिवन टू यू एज 0.5। ठीक है, सेकेंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का फॉर्मूला छोटी क्लासेस में पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, सबने पढ़ा ये फॉर्मूला। ओके, सैम्पल स्पेस में अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको ए यूनियन बी का मतलब ये होता है। ठीक है, ए प्लस बी, और ये माइनस क्यों करते हैं, क्योंकि जब हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंक्लूड करा था तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट भी आ गया था, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंक्लूड करा तो इंटरसेक्शन वाला पार्ट दोबारा आ गया था, तो दो बार आ गया था, इसलिए मैंने एक बार माइनस कर दिया। ठीक है, ताकि हमें वो दोनों एग्जैक्ट वैल्यू मिली। सबकी वैल्यूज़ आपके पास हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या है, यूनियन बी निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 0.8, 0.5 प्लस 0. माइनस, ये माइनस होगा 0. कितना 32। ठीक है, ये 0.8 और 5 13 माइनस 0.32 करना माइनस इसको ज़रा, एक सेकेंड, 1.3 हो गई। तो ये हो जाएगा 1.3 माइनस 0.32। पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखोगे, जहाँ ब्लैंक स्पेस दिखता है वहाँ 0 लगा दोगे, ये 12 हो जाएगा। 12 में से 3 माइनस करोगे 0.9, 10 11 12। ओके, 0.98 इज़ योर आंसर। ठीक है भाई, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इवेलुएट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इफ़ twice of probability of A is equal to probability of B is equal to 5/13 and probability of A given that B had already happened is 2/5। ठीक है, देखो ध्यान से, हमें निकालना है यूनियन B। ओके, मतलब वही प्रोबेबिलिटी ऑफ A चाहिए होगा हमें। तो अगर ये मैंने क्वेश्चन सही लिखा है ना, ये देखना कोशिश करते हैं। तो हमें गिवन है, पहले इसको और इसको उठा लो साथ में। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो हमें गिवन है डायरेक्ट 5/13। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को हम इसके साथ इक्वेट कर देते हैं 5/13 के साथ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा हमारे पास 5/26। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से हमें ए इंटरसेक्शन बी मिल जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
समझ में आ रहा है सबको? इसकी वैल्यू हमें गिवन है, इसकी वैल्यू गिवन है, इसकी वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, दोनों की वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू डालो 2/5 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे वाले की वैल्यू हमारे पास ये ही 5/13, ठीक है, निकालो इसको उधर भेजो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा हमारे पास 2/5 इंटू 5/13, कट 2/13, ठीक है, ये इंटरसेक्शन की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास बड़ा वाला फॉर्मूला है जो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी लगाया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का, ये वाला फॉर्मूला है माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन इंटरसेक्शन बी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है कितना है ये 5/26 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 5/13 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज़ 2/13, ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे। सबको समझ में आ रही है? क्वेश्चन बहुत ईजी है, उन तीनों को इक्वेट कर देना बस, ठीक है, सॉल्व कर लो यार। एलसीएम लो, देखो 26 एलसीएम होगा तो उन दोनों का एलसीएम कैसे निकालते हैं सबको पता है ना, बड़े की टेबल पढ़ो, तीनों में से बड़ा कौन है, 26 बड़ा है ना, बड़े की टेबल पढ़ो और कुछ ऐसा ढूंढो जो छोटे की टेबल में भी आता हो, जैसे 26 की टेबल पढ़ो, अगर वो छोटे में भी आता हो, जैसे छोटे नंबर है ये 13 तो वहीं रुक जाओ, जैसे 26 1 से 26, अब मुझे पता चल गया 26 की टेबल में पहले में ही 26 दोनों की टेबल में आता है, इन दोनों की, तो कब आता है उससे मल्टीप्लाई कर लो, 13 2 ऊपर भी 2, इसको भी 2, इसको भी 2, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 + 10 - 4 अपॉन में 26, सबका डिनोमीटर सेम हो जाएगा तो एक ही बार लिख दो, 15 - 4 इज़ 11 अपॉन में 26 इज़ योर फाइनल आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इफ़ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ 6/11, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ 5/11 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज़ 7/11, ओके, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं छोड़ दूँ? नहीं छोड़ सकता, क्योंकि फिर आप बोलोगे कि नहीं करवा रहा। ये वाला फॉर्मूले से यहाँ से आप इंटरसेक्शन निकाल लोगे, इसकी वैल्यू गिवन है 7/11 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 6/11, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है 5/11 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसको उस तरफ ले जाओ, 6 और 5 11, 6 और 5 11 1, ये 1 हो जाएगा पूरा, ठीक है, 6 और 5 11, 11 अपन 11 1 माइनस 7/11 होगा इज इक्वल टू 3/11, ठीक है, सबको आता है ये एलसीएम लेना, इसके नीचे 1 की कमी 11 की कमी, तो 11 इंटू 11 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, 11 माइनस 7 इज़ 4/11, ठीक है, 4/11 किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, ए इंटरसेक्शन बी की। अब आपसे क्या बोल रहा है वो, ये निकल गया हमारा इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन दैट बी हैड ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है, ये सेकंड पार्ट का आंसर है, सेकंड पार्ट का आंसर ये यहाँ से निकल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है, इंटरसेक्शन की वैल्यू कहाँ से आई है, 4/11 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना गिवन है, ये रहा 5/11, ठीक है, आंसर आपके पास आ गया 4/5, ठीक है। थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए हैज़ ऑलरेडी हैपेंड, अगेन यू हैव द फॉर्मूला, ठीक है, इंटरसेक्शन की वैल्यू ये रही 4/11 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इस बार ए लेना है ना, इस बार ए कितना है 6/11, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर 11 से 11 कट 4/6 दैट इज़ 2/3, 2/3 इज़ द फाइनल आंसर। तीनों पार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी से देखो, डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड एफ इन एक्सरसाइज 6.29, मतलब आप 6 से 9 तक जितने भी क्वेश्चन है उसमें हमें यही निकालना है, ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, नीचे वाला नीचे और इंटरसेक्शन ऊपर, ओके। अब देखो, अ कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, अब जब कॉइन को हम तीन टाइम्स टॉस करते हैं ना, मतलब कॉइन को हम जितने भी टाइम टॉस करेंगे इसका आंसर हमारा निकलता है ऐसे, देखो कॉइन का आंसर हमेशा ऐसे निकलेगा, रिजल्ट अपॉन में नंबर ऑफ टाइम्स, देखो कितनी बार टॉस किया है, रिजल्ट क्या है, कॉइन को जितनी बार भी टॉस कर लो रिजल्ट क्या आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, कितनी बार टॉस किया है, टाइम, ये टाइम होता है, टाइम की पावर लगा दो, ठीक है। अब ये आपके पास कितने आउटकम्स हैं, 2 है ना और 3, ठीक है, 3 बार टॉस किया तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 आ गया आपका सैम्पल स्पेस, ठीक है। इतनी सारी पॉसिबिलिटी बनेगी जब आप 3 बार कॉइन को टॉस करोगे। मान लो आपने 2 बार कॉइन को टॉस किया होता तो कितने पॉसिबिलिटी होती है आपके पास, सैम्पल स्पेस 2 की पावर 2, क्योंकि 2 बार टॉस किया है और आउटकम कितने पॉसिबल है 2 यानी 4, ठीक है। ये होता जब 2 टाइम्स कॉइन टॉस किया होता, ठीक है, कॉइन टॉस किया होता। अब 1 टाइम के लिए रिजल्ट कितना है, रिजल्ट या तो 2 ही होगा और 1, 2 की पावर 1 क्योंकि 1 टाइम, ठीक है, तो 2 आउटकम्स पॉसिबल। अब मैं सबका सैम्पल स्पेस आपको लिखवा देता हूँ, याद भी करवा देता हूँ, ठीक
ठीक है, सबका लिखवा देता हूँ एक बारी में, ताकि मैं अगले आने वाले क्वेश्चन में नहीं लिखूँ, मतलब डायरेक्ट आपको बार बार समझाना ना पड़े। ठीक है, देखो ये 1 टाइम का तो सबको पता है, 2 होगा, ये सैम्पल स्पेस है। 2 टाइम्स अगर आपने कॉइन को टॉस करवाया ना, तो देखो 2 बार हेड 2 बार टेल, एच टी एच टी। ठीक है, ये है आपका सैम्पल स्पेस 2 बार के लिए, 2 बार हेड 2 बार टेल, एच टी। ठीक है, तो ये कितने हुए, 4 आउटकम्स हैं आपके पास, ये सैम्पल स्पेस ऑफ 2 टाइम्स। अब 3 टाइम्स का देखो ध्यान से, 4 बार हेड 4 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर एच टी। ठीक है, ये आपके पास 3 टाइम्स का है, रट लो। 4 बार हेड 4 बार टेल, फिर 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर एच टी। इसके ये कितना हो जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो 8 आउटकम्स आ गए। ठीक है, ये आउटकम्स आप रट लो। पहले के लिए 2 टाइम के लिए 2 बार हेड 2 बार टेल, एच टी। ठीक है, 3 बार के लिए मैंने आपको बता दिया, 1 टाइम के लिए तो ईजी है, हेड और टेल। ओके, अब ये क्वेश्चन 3 बार का है, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, तो ये है आपके पास आउटकम्स पॉसिबल। ओके, अब वो क्या बोल रहा है, हेड ऑन दी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई क्या है, हेड ऑन थर्ड टॉस। हेड ऑन थर्ड टॉस, देखो तीसरे टॉस में हेड कहाँ करा रहा है, एक ये है 1 2, ये क्या है, ये भी हेड है, 3 4। तीसरे टॉस में हमारे पास 4 बार आ रहा है, और एन ऑफ एस क्या है 8, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाएगा 4/8। ओके, एफ इवेंट क्या है, हेड ऑन दी फर्स्ट 2 टॉसेस, पहले 2 टॉस में हेड 1 दिख रहा है ना सबको, ये रहा 1 2, 2 ही है ना। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगा, इवेंट एफ एन ऑफ एफ दैट इज 2/2। ठीक है, और एन ऑफ एस तो 8 ही रहेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगा 2/8। ठीक है, बात समझ में आती है। मैं लिख लेता हूँ इसका, देखो ऐसे लिखना है आपको, लिख के दिखाना है। जैसे ये 4 आपने लिया है ना, तो 4 इवेंट लिखने हैं आपको। मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट अच्छे से लिख लेता हूँ। तो आप लिखोगे एन ऑफ ई में, ठीक है, हेड ऑन थर्ड टॉस, एक तो ये हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया लास्ट में। ठीक है, ये हेड ऑन द थर्ड टॉस है, ये 4 आउटकम है, इसलिए मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखा था 4/8। ठीक है, अब एन ऑफ एफ क्या है, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉसेस, एक ये और एक ये। ठीक है, अब एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एन एफ क्या हो जाएगा, देखो दोनों में कॉमन क्या है, यही कॉमन है। ठीक है, बाकी सब तो अलग अलग है, एच टी एच यहाँ पे तो नहीं है। ठीक है, तो एक ही कॉमन है, तो एक को जब कॉमन है तो 1 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। ठीक है, डालो यहाँ पे 1/8 अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ कितना है 2/8। सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, 2/8 1/2 इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, 8 सबसे ऊपर चला जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, फर्स्ट पार्ट का आंसर ये रहा। अब सेकंड पार्ट का आंसर हम निकालते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। ओके, देखो ध्यान से देखो, एट लीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड तो होनी चाहिए, यानी 2 या 2 से ज़्यादा। कुछ बोला उसने, फर्स्ट या सेकंड टॉस ऐसा कुछ। ठीक है, एट लीस्ट 2 हेड मतलब कहीं भी आ सकते हैं, तो 2 या 2 से ज़्यादा, 1 2 3 4 4। ठीक है, 4 ही है यहाँ भी, तो लिख देते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी 4/8, सबको समझ में आ रहा है, 4 है क्योंकि, और सैम्पल स्पेस तो 8 ही है। एफ क्या कह रहा है, एट मोस्ट 2 हेड, मतलब मैक्सिमम 2 ही हेड, 2 से ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से 2 हेड के लिए, देखो मैं शेड कर रहा हूँ येलो से, 2 हेड के लिए 1 2 मैक्सिमम 2, यानी एक भी चलेगा, एक हेड भी चलेगा। एच टी एच भी है, एच टी एच। ठीक है, ये है 1 2 3 और ये 4। ठीक है, एन ऑफ एफ क्या हो जाएगा, एट मोस्ट 2 हेड्स,
यानी मैक्सिमम 2 हेड, यानी 2 से कम भी चलेंगे। देखो मैक्सिमम 2 हेड, 2 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये लोगे आप, ठीक है। टी 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 भी आएगा, यहाँ तो एक भी हेड नहीं है, उसने बोला ज़्यादा से ज़्यादा 2, यानी 2 से कम में 0 भी तो आएगा, 0 हेड, ठीक है। और लो आप टी टी एच टी एंड देखो ना यहाँ से एटमोस्ट 2 बोला ना, तो टी एच भी आएगा, ठीक है। एच टी भी आएगा, एच भी आएगा, ठीक है। और एच टी भी आएगा, ओके। अब निकालो आप एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा, दोनों में जो कॉमन है, एटलीस्ट 2 हेड्स, एच टी यहाँ पर है, एच टी यहाँ पर भी होना चाहिए, ये रहा। एच यहाँ पर है, एच यहाँ पर भी होना चाहिए, ये रहा। टी यहाँ पर है, टी यहाँ पर भी होना चाहिए, ये रहा। यानी 3 कॉमन है, ठीक है। तो 3 आपके पास कॉमन है, यहाँ से कितने, एन ऑफ एफ कितना हो जाएगा आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, ठीक है। और ये कितना है एन ऑफ ई, 1 2 3 और ये 4, ये 4 है, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन में एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या हो जाएगा, 7/8, ये नीचे 7/8, ऊपर इंटरसेक्शन में 3 है ना, देखो यहाँ पे, तो 3/8, तो आंसर हो जाएगा 3/7। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, ओके। अब थर्ड पार्ट देखो, एट मोस्ट 2 टेल्स, उसने बोला है एट मोस्ट 2 टेल्स। अब एटमोस्ट 2 टेल्स में आप करोगे 2 टेल ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, 2 से कम भी चलेंगे, यानी 3 हेड वाला केस भी इसमें चलेगा। एक सेकेंड मिटाई देते हैं इसको, पूरा दोबारा लिख लेते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हो गया था। एच 4 बार एच, 4 बार टेल, 2 बार एच, 2 बार टेल, 2 बार एच, 2 बार टेल, फिर एच टी एच टी। देखो ध्यान से, उसने बोला है एट मोस्ट 2 टेल्स, मतलब 0 टेल भी चलेगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। एन ऑफ ई क्या हो जाएगा, ये 7 हो जाएंगे, ठीक है। 7 लिख दूँ मैं डायरेक्ट, प्लीज़, 7 लिखने में टाइम चला जाएगा। 7/8 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। एफ क्या हो जाएगा, एटलीस्ट 1 टेल, कम से कम एक टेल, कम से कम एक टेल, देखो यानी एक ही टेल, तो ये भी चलेगा, नहीं ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, यहाँ पे इसको बताओ, एक या एक से ज़्यादा, या अच्छा 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7/8 है ना। एट मोस्ट 2 टेल्स, एट मोस्ट 2 टेल्स में भी क्या 7 ही है क्या, देखना ज़रा, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 ही है इसमें। और एटलीस्ट 1 टेल, 1 या 1 से ज़्यादा, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। एटलीस्ट 1 टेल, एटमोस्ट 2 टेल में वो नहीं है। अब इंटरसेक्शन देखना ज़रा इन दोनों में, इंटरसेक्शन में क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन में आएगा एटमोस्ट 2 टेल्स, ठीक है वाला। तो एटमोस्ट 2 टेल्स में आपका ये होगा इंटरसेक्शन, ये होगा, ठीक है। एटलीस्ट 1 टेल भी लेना, ठीक है। तो मतलब ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा। समझ में आ रहा है सबको, मैं एक बार ही ना आपके लिए लिख देता हूँ। देखो 7 जो थे ना ये हमारे पास, ये 7 एटमोस्ट 2 टेल्स वाले, वो हेड थे, ठीक है। पहला एटमोस्ट 2 टेल्स मतलब 0 टेल्स भी चलेगा, 1 टेल भी चलेगा, 2 टेल भी चलेगा। या मैं यहीं पे मार्क कर देता हूँ ना, देखो आपके लिए, देखो ये टिक और डॉट को देखना ध्यान से, देखो ध्यान से,
आई होप मेरे ख्याल से तो आप समझ ही गए हो। देखो पहले था एटमोस्ट 2 टेल्स, एटमोस्ट 2 टेल्स में 2 टेल, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है, ठीक है। अब जो येलो वाला है ना उसको देखो, ये बोला एटलीस्ट 1 टेल, एटलीस्ट 1 टेल में देखो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब वो देखो जिसमें टिक और हाईलाइटेड दोनों हैं, इंटरसेक्शन में आ जाएंगे वो कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 6 हैं आपके पास, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 6/8 अपॉन में 7/8, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ हो जाएगा यहाँ से, तो इसका आंसर हो जाएगा 6/7। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। देखो ध्यान से, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस। अब 2 कॉइन्स एक बार उछाले कितने, 2 कॉइन्स, ठीक है। या तो एक कॉइन को 2 बार उछाला हो या 2 कॉइन को 1 बार उछाला हो, ऐसे ही आपको 4 आउटकम मिलेंगे, ठीक है। ओके, क्या बोल रहा है, टेल अपीयर्स ऑन 1, यानी एक में टेल अपीयर होना चाहिए, ठीक है। ऑन 1 बोला है, ओनली 1 कॉइन, ओनली टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन, तो 1 कॉइन वाला बस यही होगा, ठीक है। और नो टेल अपीयर्स, सॉरी टेल अपीयर्स ऑन 1 कॉइन एंड 1 कॉइन शोज द हेड, 1 कॉइन शोज द हेड। अब मुझे यहाँ तो ये चेक करना है कि 1 कॉइन शोज द हेड में तो यही है, ठीक है। तो इसका आंसर 1 ही होगा। देखो ई क्या है आपके पास, टेल अपीयर्स ऑन 1 यानी HTNTH, ठीक है। और N ऑफ F क्या है आपके पास, 1 कॉइन शोज हेड, ओनली 1। अब यहाँ ओनली 1 दूँ या, देखो यहाँ इसके ना 2 मीनिंग निकल रहे हैं। या तो ये बोल रहा है कि एक कॉइन में हेड होना चाहिए, तो एक कॉइन में हेड तो यहाँ भी है, ठीक है। चलो ठीक है, हम सिर्फ एक कॉइन में हेड ही मानते हैं, ठीक है। तो यानी HTH और T। अब इंटरसेक्शन में भी तो ये दोनों ही आ जाएंगे, ठीक है, दोनों ही, ये दोनों, तो 2 लिख दूँ और यहाँ पे 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या हो जाएगा, 2/4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ F क्या हो जाएगा, 2/4, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E अपॉन F इज इक्वल टू 2/4 अपॉन में 2/4 दैट इज़ 1, ठीक है भाई। ओके, सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, नो टेल अपीयर्स नो हेड अपीयर्स, तो नो टेल अपीयर्स तो यहीं पे है, नो टेल अपीयर्स में HH, नो हेड अपीयर्स में TT, ठीक है। कॉमन तो कुछ है ही नहीं इन दोनों में, तो 0, तो इसका आंसर पता है क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, क्योंकि न्यूमरेटर में 0 आ जाएगा ना, 0/1/4 दैट इज 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, अ die is thrown 3 times, 4 appears on the third toss and 6 and 5 appears respectively on the first 2 tosses. Okay, find probability of E intersection E given that F has already happened. Okay, सुनो मेरी बात ध्यान से, यहाँ पे डाई को जब 3 बार टॉस करते हैं ना, 3 टाइम्स जब टॉस करते हैं, तो ये फर्स्ट डाई की आउटकम, ये सेकेंड डाई की आउटकम और ये थर्ड डाई की आउटकम, ठीक है। सैम्पल स्पेस कैसे निकालोगे इसका, यहाँ पे कितने आउटकम पॉसिबल है, 1 से लेकर 6 तक पॉसिबल है, ठीक है। यहाँ पे भी 1 से लेकर 6 तक पॉसिबल है, यहाँ पर भी तीसरी डाई में भी 1 से लेकर 6 तक पॉसिबल है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 से लेकर 6 तक पॉसिबल है, ये 1 पहले सेकेंड वाले 6 के साथ ग्रुपिंग करेगा, फिर इसका 2 सेकेंड वाले 6 के साथ ग्रुपिंग करेगा, फिर इसका 3 सेकेंड वाले 6 के साथ ग्रुपिंग करेगा, ऐसे करते करते 4 5 6 भी सेकेंड वाले के साथ ग्रुपिंग करेंगे, फिर उनका एक एक इसके 6 वाले के साथ ग्रुपिंग करेगा, ठीक है। ऐसी सबका एक एक उसके 6 वाले के साथ ग्रुपिंग करता रहेगा अपने आने वाले उसकी तरफ, ठीक है। तो इसका जो टोटल आउटकम बनेगा वो 216 बनेगा, वो निकालना तो बनाना तो पॉसिबल नहीं है, तो आप ऐसे ही याद रखो, आपने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में भी पढ़ा होगा 6 × 6 × 6, ठीक है। मैं चाहूँ तो लिख दूँ ये 216 आउटकम, लेकिन उतना टाइम नहीं है, आपको सीधा
6 इंटू 6 लिखना है, 216 आउटकम आपका बनेगा, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ पेयरिंग करेंगे तो बहुत सारे पेयरिंग हो जाएंगे। 6 उसके साथ करेंगे, फिर उसके जो 6 हैं वो उसके 6 साथ करेंगे, मतलब लगा लो ये 6 36 के साथ पेयरिंग करेगा, मतलब इसका एक पहला 36 के साथ, फिर 2 उसका 36 के साथ, फिर उसका वो अगले 6 के साथ पेयरिंग करो, तो ऐसे होगा 3 के पेयर बनेंगे, 216 टाइम बनेंगे। ठीक है, छोड़ो उसको, आप ये ध्यान रखो 6 इंटू 6 क्योंकि 6 आउटकम पॉसिबल है 3 नए में। ठीक है, तो ये आपका सैम्पल स्पेस हो गया। ओके, ऑलराइट, तो ये तो सैम्पल स्पेस हो गया, इसको मिटा दूँ मैं यहाँ पे। अब वो कह रहा है इवेंट ई में कि 4 अपीयर्स ऑन द थर्ड टॉस, मतलब फर्स्ट, यहाँ पे तो 4 ही आना चाहिए, तो यहाँ पे कितने आउटकम पॉसिबल है? ओनली एक आउटकम पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे तो 4 चाहिए ही, तो 1 पॉसिबिलिटी। ठीक है, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है, और यहाँ भी 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है, तो 6 इंटू 6 इंटू 1, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही पॉसिबिलिटी है, तो एन ऑफ ई कितना हो जाएगा? 36, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा? 36 अपॉन 216, क्योंकि सैम्पल स्पेस आपका यही है 216। ओके, इतनी सी बात समझ में आती है। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ आपको वो बोल रहा है, सॉरी इवेंट एफ आपको बोल रहा है कि 6 and 5 अपीयर ऑन दी फर्स्ट 2 टॉसेस, मतलब यहाँ पे 6 और 5 ही आना चाहिए, और यहाँ पे थर्ड वाली डाई में 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। ठीक है, 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे 1 इंटू 1 इंटू 6, ठीक है, ये हो जाएगा 6 अपॉन 216। ठीक है, क्योंकि 6 और 5 ही चाहिए हमें पहले 2 डाइस में, डाइसिस होगा ना, हाँ, पहले 2 टॉसेस में। ठीक है, जो थर्ड वाला डाई है उसमें 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है, तो 6 अपॉन 216। ओके, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? ध्यान से सुनो यहाँ पे प्लीज़, इन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा, यानी एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा, जहाँ हमें पहले 2 में 6 और 5 और लास्ट में 4 होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये तो एक ही आउटकम है ना, एक ही ऐसी पॉसिबिलिटी होगी जहाँ ये सिचुएशन होल्ड करेगी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ का 1 अपॉन में 216 हो जाएगा। 1 अपॉन में 216 होगा कि नहीं होगा? अब आपको निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ निकालना है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या है आपके पास? 1 अपॉन 216, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या है आपके पास? एफ यहाँ, ये रहा, कहाँ गया एफ? एक सेकेंड, 6 अपॉन 216 था ना, हाँ, ठीक है, एन ऑफ एफ तो 6 अपॉन 216 हो गया ना, क्योंकि यहाँ देखो ना, पहले 2 में हमें 6 और 5 ही चाहिए, तो 1 इंटू 1, और लास्ट वाले डाई में कुछ भी आ सकता है 6 में से, तो 1 इंटू 6 यानी 6, और एन एस क्या है? सैम्पल स्पेस 216, तो 6 अपॉन 216, तो इसको सॉल्व करोगे ना इसको, तो आपको मिलेगा 1/6 एज एन आंसर। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से देखो, मदर फादर सन लाइन अप एट रैंडम फॉर अ फैमिली पिक्चर। ओके, अब मदर है, फादर है, सन है, ठीक है, 3 बंदे हैं, सन ऑन वन एंड एफ ऑन वन, एफ इन दी मिडल। अब पहले तो सैम्पल स्पेस निकालो, सैम्पल स्पेस में सबको एक बार बीच में रखो और अदला बदली करो, पहले फादर को बीच में रखो, ये 2 पॉसिबिलिटी होंगी, ठीक है, फिर मदर को बीच में रखो, ये 2 पॉसिबिलिटी होंगी, ठीक है, फिर सन को बीच में रखो, ये 2 पॉसिबिलिटी होंगी, ठीक है। तो सैम्पल स्पेस कितने आ गए आपके पास? 6, ठीक है, 6 आ गए, तो एन ऑफ एस क्या आ जाएगा? 6। अब वो इवेंट ई देखो, इवेंट ई क्या है? सन ऑन दी वन एंड, एक एंड में सन होना चाहिए, तो कितने इवेंट है यहाँ पे? 1 2 3 4, ठीक है, मैंने जो सर्कल किया उसको मैं 4/6 लिख दूँ डायरेक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई को निकाल दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब ठीक है, फादर इन दी मिडिल कितने में? फादर इन दी मिडिल है आपके पास, यहाँ देखो यही है ना, 2, पहले 2, यानी 2/6, ठीक है। अब इंटरसेक्शन निकालो, इंटरसेक्शन देखो ब्लैक और ग्रीन किस में है? यही 2 में है ना, क्योंकि दोनों का इंटरसेक्शन तो यही है ना। अब आउटकम लिख लो चाहे तो, दोनों का इंटरसेक्शन ये है जब फादर बीच में हो और सन एक एंड में हो, तो दोनों का इंटरसेक्शन यही दोनों है, यानी 2/6। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, यानी 2/6 अपॉन 2/6 दैट इज़ 1। समझ गए सब? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th हमें कहता है अ ब्लैक एंड अ रेड डाइस आर रोल्ड, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी
of obtaining a sum greater than 9 given that black die resulted in 5। देखो मेरे ध्यान से, यहाँ पे दो डाइस थ्रो किए हैं या एक डाइस को दो बार थ्रो किया है, दोनों का सैम्पल स्पेस सेम होगा। अब वो सैम्पल स्पेस क्या होगा, देखो 1 2 3 4 5 सॉरी 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, ये ब्लैक डाई का है। रेड डाई की पॉसिबिलिटी 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ये नए सैम्पल स्पेस हो गया। या तो एक डाई को दो बार थ्रो किया या दोनों डाई को साथ थ्रो किया। 36 सैम्पल स्पेस हैं आपके पास। ठीक है, 36। अब लिखो फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। तो ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9 में कौन कौन से आएंगे, सम 9 से, दोनों का सम 9 से बड़ा होना चाहिए। तो 9 से बड़ा वाला सम ये है। ठीक है, इस लाइन के जैसे इस लाइन, ये वाली जो लाइन है ना, इसके सारे राइट वाले सभी होंगे। ठीक है, ये सारे हैं 1 2 3 4 5 6, यानी 6/36 लिख दूँ मैं, या ये आप ना लिख लेना इसको यहाँ पे ऐसे करके 4/6 5/5 5/5 6 6 4 6 5 एंड 6 6 ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, मैंने नहीं लिखा है क्योंकि मेरे पास जगह फिर कम पड़ जाती है तो मुझे मिटाना पड़ता है बार बार। अब वो एफ़ क्या बोल रहे हैं, गिवन दैट, गिवन कंडीशन क्या है, ब्लैक डाई रिजल्टेड इन अ 5, ब्लैक डाई में 5 आया है। ठीक है, तो इसका ये होगा आपका ब्लैक डाई में 5, यानी ये इसको मिटा देते हैं पहले लाइन को। ये ब्लैक डाई में 5 यानी ये और ये। ठीक है, ब्लैक डाई में 5 और किसी में 5 नहीं, रेड में नहीं, ब्लैक में ओनली। तो ये सारे हैं जितने भी पिंक वाले हैं। कितने हैं ये, कौन कौन है, 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 एंड 5,6। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालो। इंटरसेक्शन आप निकालोगे तो देखो ना, कॉमन क्या क्या है, ये कॉमन है ना, ये मिला है कॉमन और ये मिला है, मतलब 2 ही मिला है मेरे ख्याल से तो कॉमन। ठीक है, देख लो ना यहाँ पे आप भी, और तो कुछ नहीं कॉमन। ठीक है, तो जब ये 2 कॉमन हैं तो आपके पास ये 5,5 और 5,6 हैं। 6,5 नहीं होगा, हाँ नहीं होगा, तो ये हो जाएगा 2/36। ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 1 2 3 4 5 6 6/36। ठीक है भाई, इन्हीं दोनों से हमारा काम चलेगा। ओके, क्योंकि इसकी तो ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ इसको मुझे मिटाना पड़ेगा। इसको मिटाता हूँ और आपके लिए आंसर लिख देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, दैट इज़ 2/36 अपॉन में 6/36, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, यानी 2/6 यानी 1/3 इज़ योर फाइनल आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 का दूसरा पार्ट में चलें। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑब्टेनिंग अ सम ऑफ 8। इसको भी मिटाना पड़ेगा फिर तो यार, कन्फ्यूज़न हो जाएगी, वरना चाहता नहीं कन्फ्यूजन। हाँ, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम 8 आना चाहिए सम, गिवन दैट द डाई रिजल्टेड इन नंबर लेस देन 5। अब कौन सी डाई में, दोनों डाई में, द डाई कौन सी डाई, रेड डाई या ब्लैक डाई। एक सेकेंड, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम 8। पहले तो ये निकालो, ऑब्टेनिंग अ सम 8। सम 8 देखना ज़रा, ये वाली लाइन, ठीक है, ये ऑब्टेनिंग अ सम 8 है। गिवन दैट द डाई रिजल्टेड इन नंबर लेस देन 4। दोनों डाई में लेस देन 4, तो लेस देन 4 दोनों डाई में। यार ये क्वेश्चन
मैं 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, दोनों डाई में अगर रिजल्टेड लेस देन 4 चाहिए तो ये तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे ये सारी लाइन आ जाएगी। 1 मिनट रुक जाओ, बस मुझे क्वेश्चन चेक करने दो। क्वेश्चन नंबर 10 है ना? क्वेश्चन नंबर 10th, गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन नंबर लेस देन 4। वही तो मैं कह रहा हूँ, रेड डाई है भाई ये क्वेश्चन में। थोड़ी सी एडिटिंग कर लो, ये नेट ऑफ कर देते हैं। हाँ रेड है भाई ये। ओके, एक सेकंड दोबारा चेक कर लूँ क्या क्वेश्चन को। फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी, हाँ ठीक है। गिवन दैट द रेड डाई रिजल्टेड इन नंबर लेस देन 4। रेड डाई में लेस देन 4 आना चाहिए। रेड डाई में लेस देन 4 कौन सा है? ये सारे, ये सारे, ये सारे, बस, है ना यार। मैं इसको लिख नहीं रहा, ठीक है, आप लिख लेना। मैं सीधा एन ऑफ ई लिख देता हूँ। 1 2 3 4 5 यानी 5/36। एन ऑफ एफ देख लो कितने हैं, 6 6 12 6 18, है ना। 6 और 6 12 6 18, ठीक है। 18/36। अब कॉमन देख लो, कॉमन जो दोनों में है यही है ना, और तो कुछ नहीं है, यानी 2/36 कॉमन, यानी हो जाएगा एन ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा आपका 2/36, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ क्या हो जाएगा, 2/36 अपॉन में एन ऑफ एफ यानी 18/36, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2/18 यानी 1/9। ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड ऑल 10 क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 13.1। क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगा। थैंक यू सो मच।